पापा के मरने के बाद मेरे दादा की नज़र मेरी विधवा माँ पर थी। वो रोज़ रात को मेरी विधवा माँ के कमरे में वो सब करने जाते और मैं छुप छुप कर बड़े मज़े से देखा करती। ये देखकर मेरा भी दिल बेकाबू हो जाता। एक दिन मैंने अपनी माँ को दूध में नशे की दवाई मिलाकर खिला दी और उन्हें सुलाकर उनकी जगह अम्मी के कपड़े पहनकर खुद दादा के कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उस वक्त दादाजी के कमरे में अंधेरा था, इसलिए उन्होंने मुझे अम्मी समझकर मेरी तो जान निकल गई। ज़िंदगी में होने वाले कुछ हादसे इंसान को ऐसी आजमाइश की चक्की में डाल देते हैं कि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। हम माँ बेटी भी ऐसी ही दर्दनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। मेरे पापा की मौत होते ही हम पर आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी माँ रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन मेरे पापा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने मेरी माँ से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन मेरे पापा के ख़ानदान ने मेरी माँ को कबूल करने से इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि हम शहर में रहते थे। हमने आज तक अपने दादा दादी और बाकी ख़ानदान वालों को नहीं देखा था। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी, अभी 18 साल की ही थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन अचानक मेरे पापा के दोस्त हमारे घर आए और उन्होंने एक ऐसी खबर सुनाई कि हम जीते जी मर गए थे। वो कहने लगे कि हामिद का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मैं और मेरी माँ दोनों परेशान हो गए। हमारी तो जैसे जिस्म से जान ही निकल गई थी। जब तक हम अस्पताल पहुँचे, मेरे पापा दम तोड़ चुके थे। मेरी माँ ये देखकर बेहोश हो गई। एक मैं थी जो दोहरे सदमे से गुजर रही थी। एक तरफ मुझे जान से ज़्यादा चाहने वाले मेरे पापा मुझे छोड़कर जा चुके थे, ऊपर से मेरी माँ की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपनी माँ को संभालने में लग गई। बार बार मेरी माँ को दौरे पड़ रहे थे। मेरे माँ बाप में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरे पापा ही हमारा सहारा थे। उनके मरने के बाद हम बेआसरा होकर रह गए थे। हम माँ बेटी इस वक्त किस कदर परेशान थे कि आगे की ज़िंदगी आखिर कैसे गुजारेंगे। मैं तो अभी 12वीं क्लास में ही पढ़ती थी, इसलिए नौकरी नहीं कर सकती थी और ना ही मेरी माँ को कोई ऐसा हुनर आता था जिससे हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते थे। इस महीने का किराया देने के भी पैसे हमारे पास नहीं थे, इसलिए महीना ख़त्म होते ही मकान मालिक ने कह दिया कि या तो घर का किराया दो या फिर घर खाली कर दो। हमारे पास किराए के पैसे मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने पापा के गांव चले जाते हैं। अब बाकी की ज़िंदगी में हमारे दादा ने हमें कबूल नहीं किया था। हो सकता है मेरे पापा की मौत का सुनकर उनके दिल में रहम आ जाए, इसलिए हमने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरी माँ पहले तो इनकार करती रही कि तुम्हारे दादा बहुत सख्त मिजाज के हैं, वो हमें कभी नहीं अपनाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। गांव का पता अम्मी को मालूम था। मेरे दादा उस गांव के चौधरी थे। मैंने अपने हाथ की अंगूठी बेच दी, जो मेरे पापा ने मुझे 10वीं क्लास पास होने की खुशी में दी थी, और ज़रूरत का सामान बांध कर हम गाँव रवाना हो गए। गांव पहुंचकर तांगे वाले से कहा कि हमें चौधरी साहब की हवेली जाना है। तांगे वाले ने चौधरी साहब का नाम सुनकर बड़ी इज्जत से हमें देखा था, क्योंकि मेरे दादा की गांव में बहुत इज्जत थी, इसलिए उनके घर का पता सबको मालूम था। तांगा एक बड़ी सी हवेली के सामने रुका तो मैंने उनकी हवेली पर एक नज़र डाली। महल नुमा हवेली को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि ये हमारा वो घर था जिस पर मेरे बाप का हक था, लेकिन मेरे दादा ने उन्हें इसलिए इस हक से महरूम कर दिया था कि उन्होंने मेरी माँ से पसंद की शादी की थी। हवेली के चौकीदार से हमने कहा कि हमें चौधरी साहब से मिलना है। वो हमें अंदर ले आया। वो समझा कि हम बेबस और मजबूर औरतें चंदा या खैरात मांगने आए हैं। उसने हमें ले जाकर बाहर के लॉन में बिठा दिया। कहने लगा कि बीवी यहाँ पर जाओ, चौधरी साहब अभी आएंगे तो तुम्हारी अच्छी खासी मदद करेंगे। मैं अपनी माँ के साथ खामोशी से वहाँ बैठ गई। मेरी माँ बहुत घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी कि जिस शख्स ने हमें तुम्हारे बाप की ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, वो अब क्या कबूल करेगा। तुम क्यों मुझे यहाँ लेकर आई हो। मैंने कहा कि इस हवेली में मेरे बाप का भी हक है और मैं अपने बाप का हक लेने आई हूँ। हम कोई बेसहारा फ़कीर नहीं हैं जो यूं बेकार की ज़िंदगी गुजारें। मेरी बात पर मेरी माँ मुझे बड़े गौर से देखने लगी।
कहने लगी कि ये बड़े लोग हैं, हम जैसों को धक्के मार कर निकाल देंगे। अभी मैं अम्मी से बात कर ही रही थी कि सामने से चौधरी साहब आ गए। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए वो हमें देखकर मुस्कुराने लगे। हमारे पास आकर रुक गए। कहने लगे कि अपनी ज़रूरतें बताओ बीबी। चौधरी के घर से कभी कोई खाली दामन नहीं गया। चौधरी साहब का अंदाज बड़ा ही घमंड वाला था, गुरूर से भरा हुआ था। मैंने कहा कि मैं अपना हक लेने आई हूँ। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर पूछने लगे कि कौन हो तुम और तुम्हारा ऐसा कौन सा हक है मेरी तरफ। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे की बेटी हूँ। ये सुनकर उनका चेहरा पल भर में ही बदल गया। गुस्से से लाल पीले होते हुए कहने लगे, मर गया हामिद मेरे लिए, और तुम यहाँ क्या लेने आई हो लड़की। चौधरी साहब के बुलंद लहजे को सुनकर मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, सच कहा आपने, मेरा बाप मर चुका है। मैं रोते हुए बेजारी से बोली। ये सुनकर तो वो मुझे बड़ी हैरत और ताज्जुब से देखने लगे। फिर तैश में आकर बोले, बकवास बंद करो लड़की, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। कुछ नहीं हो सकता मेरे हामिद को। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, आपका बेटा मर चुका है। ये सुनकर तो उनका चेहरा बदहवास सा होने लगा। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे, क्या कह रही हो, मेरा बेटा मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा बेटा है, वो एक दिन मेरे पास लौटकर जरूर आएगा। तुम लोग झूठ बोल रही हो, मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। वो बेयकीन से थे या सदमे में, शायद मेरी बात का उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ फौरन कहने लगी कि आपका बेटा ही मेरा शौहर था और ये आपकी पोती है। अम्मी ने अपने पर्स से पापा की तस्वीर निकालकर उन्हें दिखाई और मेरी तरफ इशारा करके चौधरी साहब से कहने लगी कि ये आपका खून है और मैं आपकी बहू। अब आप चाहें तो हमें अपना लें, चाहें तो धुतकार दें, लेकिन हमारे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। कुछ देर तो खामोशी से रोते रहे, आंसू बहाते रहे। फिर न जाने क्या सोचकर उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे कि तुम मेरे बेटे की निशानी हो, मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। बेशक मैं हामिद से नाराज था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। मैं तुम लोगों को भी इस तरह नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर हमें ये इत्मीनान हो गया था कि अब हम बेसहारा नहीं रहेंगे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हम माँ बेटी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, जहाँ से निकलना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा। चौधरी साहब हमें हवेली के अंदर ले गए। बहुत बड़ी हवेली थी, हर काम के लिए ढेरों नौकर थे। शुरू में तो चौधरी साहब ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वहाँ जाकर हमें ये भी इल्म हुआ कि मेरे पापा के घर छोड़कर जाने के बाद मेरी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उन्होंने मेरे पापा का गम दिल को लगा लिया था, लेकिन दादा के गुस्से के सामने जुबान नहीं खोल पाई थी। मेरे पापा चौधरी साहब के इकलौते बेटे थे। दादी के जाने के बाद अब वो तन्हा रह गए थे। मेरे दादा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी गांव से वापस लौटते, घंटों मेरे पास बैठकर मेरे पापा की बातें सुनते रहते थे और आंसू बहाते रहते थे। अभी हमें वहां रहते हुए 1 महीना ही गुजरा था कि चौधरी साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरी माँ से बात नहीं करते थे, उन्हें देखते भी नहीं थे, ना ही उनसे कोई गुफ्तगू करते थे। शायद उनका दिल मेरे पापा की तरफ से अभी तक साफ नहीं हुआ था। जब भी उनकी नज़र मेरी माँ पर पड़ती, वो माथे पर बल चढ़ाने लगते, लेकिन वो अब बहुत बीमार रहने लगे थे और नौकरों पर चीखते रहते थे, दवा नहीं खाते थे। तब मेरी माँ ने ही हिम्मत करके उनकी डांट सुनने के बावजूद उनकी खूब खिदमत की, उन्हें वो दवा खुद खिलाने लगी। पहले तो अम्मी को घूरते रहते थे, दवा खाने से भी इनकार करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया मेरी माँ से बदलने लगा। शायद उनके दिल में मेरी माँ के लिए गुंजाइश पैदा हो चुकी थी। अब वो रात को जब भी दवाई खाने लगते तो मेरी माँ से ही कहते कि मुझे आकर दवा खिला दो। मेरी माँ उन्हें दवा खिलाने कमरे में चली जाती। पहले पहले तो अम्मी 15 मिनट में ही वापस आ जाती थी। मैं तब तक अपने कमरे में लेट जाती थी, लेकिन जब कमरे से बाहर आती तो कुछ परेशान सी होती थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई। और जब मैं उनसे वजह पूछती तो वो नम आंखों से मुझे देखने लगती और ना मैं सिर हिलाते हुए कहती कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मुझे ये सुनकर अजीब सा लगता, आखिर दादा ऐसा क्या कहते थे
जो वो बाहर आते ही परेशानी से गुमसुम सी हो जाती थीं। जब से मेरे पापा का इंतकाल हुआ, मैंने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं देखी थी। वो हर वक्त उदास और गमज़दा सी रहती थी। पहले तो दादा अम्मी से सिर्फ दवा ही मांगते थे, लेकिन अब तो अपना हर काम मेरी माँ से करवाने लगे थे। हालांकि उनकी खिदमत गुजारों की कमी नहीं थी। वो अजीब सी नज़रों से अम्मी को देखते थे और अम्मी को देखते ही जहरीली मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सज जाती थी। बात अगर यहीं तक रहती तो मुझे बुरा न लगता, लेकिन कुछ दिनों से जो बात मैंने महसूस की वो कुछ अजीब सी थी। रात को जब दादा अम्मी से दवा मांगते और अम्मी उनके कमरे में चली जाती और जब वो वापस आती थीं तो वो पसीने से शराबोर होती और बदहवास होती थीं। दादा के कमरे में अम्मी को घंटों लग जाते थे। मेरी माँ रात को मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी। जब तक अम्मी दादा के कमरे में रहती मुझे नींद नहीं आती थी। बस मैं यही सोचती रहती थी कि एक दवा देने में कौन सा टाइम लगता है, 10 मिनट या 20-15 मिनट लग जाएंगे। मेरी माँ 1-2 घंटे वहाँ दादा के कमरे में क्या करती रहती थी। और दूसरी हैरान कुन बात मेरे लिए ये थी कि मेरे दादा का रवैया मेरी माँ से बहुत बदलने लगा था। वो तो उन्हें बहुत अहमियत देने लगे थे, लेकिन मेरी माँ उनके सामने हमेशा डरी सहमी रहती थी। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ आज के बाद औरतों की सरदारनी है, औरतों के मसाइल को अब वही देखा करेगी। मुझे लगा था ये बात सुनकर मेरी माँ खुश हो जाएगी कि खुदा ने उन्हें उनका मुकाम वापस लौटा दिया है, मगर वो फिर भी अफसुर्दा सी रहती थीं। हर वक्त न जाने क्या सोचती रहती थीं। मेरे लिए ये बात बहुत खुशी की थी कि मेरी माँ को उस हवेली में बहू की हैसियत मिल गई थी, लेकिन इस बात पर भी मेरी माँ के चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट नहीं आई थी। अब तो मेरी माँ का ये हाल था कि जब भी दादा उन्हें दवा के लिए कहते, मुझे वो घबराई हुई सी लगने लगती थीं और जब कमरे से वापस आती तो पसीने से शराबोर होती, पीली रंगत के साथ वापस आती। जब मैं उनसे वजह पूछती तो कहती कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरा इंतज़ार में जागती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप मेरे पास नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आती। न जाने क्यों मेरी इस बात पर वो मुझे बड़े गौर से देखती थीं और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आंख किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर खुली थी तो मैंने देखा कि मेरी माँ रो रही है। मुझे अब उनके रोने पर हैरत सी होने लगी थी, क्योंकि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक हो गया था। अब तो दादा भी उन्हें इज्जत देते थे। हम उस घर में बहुत खुश थे, किसी चीज़ की कोई कमी न थी। दादा ने गांव वालों के सामने मुझे पोती की हैसियत से कबूल कर लिया था। मेरी माँ को बहुत अहमियत देते थे। फिर वो क्यों रोती रहती थी? शायद मेरे पापा की वजह से, क्योंकि मेरी माँ को मेरे पापा से बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा मैंने देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अम्मी दादा को दवा देने गई थी। मेरे भी सुबह से सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा से सर की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास हर दवा मौजूद होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे दादा तो मेरी माँ के साथ, मैं उल्टे कदम वहाँ से लौट आई थी। उन दोनों की मेरी तरफ से पीठ थी, इसलिए वो देख नहीं पाए थे। लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं बेयकीन सी थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। ऐसे कैसे मुमकिन था? न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, आखिर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है मेरी नज़रों का धोखा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आंखें देखती हैं वो सच में नहीं होता, और जब सच सामने आए तो हमें अपनी आंखों के देखने के अंदाज पर अफसोस होने लगता है। जब अम्मी रात को कमरे में आईं तो अपने आंसू साफ कर रही थीं। वो मेरे पास आकर लेट गईं तो मैंने पूछा, अम्मी आप जब भी दादा को दवा देकर आती हैं तो रोती क्यों हैं? कहने लगी, समझ लो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे सच क्यों नहीं कह रही थीं, क्योंकि जब मैंने अचानक से कमरा खोला था तो दादाजी मम्मी से कह रहे थे अगर अम्मी ने उनकी बात ना मानी तो वो उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी माँ उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, रोते हुए कह रही थी कि जो आप करवाना चाह रहे हैं वो एक नाजायज़ अमल है। मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बेवा। आप कैसे मेरे साथ ये जुल्म कर सकते हैं? आप मेरे बाप की जगह हैं।
खुदारा मुझे इज्जत से इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे इनकार करने पर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरी माँ रो रो कर मेरे दादा से इल्तिजा कर रही थी। इससे ज्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी सुनने की। मैं वापस कमरे से लौट आई थी। जिस किस्म की बातें मैंने सुनी थी और जिस कदर मेरे दादा मेरी माँ पर आजकल मेहरबानियाँ कर रहा था और मेरी माँ गुमसुम सी हो चुकी थी, जिस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी, आखिर मेरे दादाजी मेरे माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी मैं इस उलझन से निकली भी नहीं थी कि हमारे घर के मुलाजिमा ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। वो मुलाजिमा कहने लगी, चौधरी साहब जैसे नज़र आते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो तो बहुत रंगीन मिजाज के इंसान हैं। जवानी में तो गैर औरतों से ताल्लुक़ भी थे। अब ज़रा गांव वालों की नज़र में नेक और शरीफ बनते फिरते हैं, लेकिन अय्याशी का अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं हैं। खुदा बचाए ऐसे लोगों से। वो तो दोनों कानों को हाथ लगाने लगी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग गम और गुस्से से बढ़ने लगा था कि चौधरी साहब तो रिश्तों का लिहाज भी भूल गया है। मुझे अपने दादा से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो जब भी अम्मी दादा के कमरे में जाती मैं बेचैन होने लगती थी। मेरी माँ ने एक बार मुझे ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा था कि तुम ज़रा अपने दादा से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी हो गई। अब तो मुझे वाकई चौधरी साहब के किरदार पर शक होने लगा था। फिर एक बार मैं हॉल में बैठी थी तो चौधरी साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। किसी से कह रहे थे कि शादी पर मैं तब आऊँगा जब नाच गाने का अच्छा खासा इंतज़ाम होगा। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी उम्र को नहीं देखता। मेरा दिल तो अब भी जवान है। वो हंसते हुए अपनी घटिया आदत का अपने दोस्त से बड़ी बेबाकी से जिक्र कर रहे थे। उन्हें तो ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी। मैं नागवारी से वहां से उठकर चली गई। एक दिन चौधरी साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है तुम अपनी तालीम जारी रखो, इसलिए मैं तुम्हारा दाखिला कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरी हवेली में कमरों की कमी नहीं है। तुम क्या हर वक्त अपनी माँ के साथ साथ चिपकी रहती हो? कल मेरे ड्राइवर के साथ कॉलेज जाकर अपना दाखिला करवाओ और ख़ुद को आदत डालो अकेले कमरे में सोने की। मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊँ ताकि आपको खुली छूट मिल जाए, लेकिन हम दोनों माँ बेटी इस वक्त बेबस मजबूर थे। मैं चौधरी साहब के साथ सख्त लहजे से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं आराम से कहने लगी कि मुझे अपनी माँ के साथ ही कमरे में रहना है। मुझे उनसे अलग रहने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो मेरी एक न सुनी और 2 दिन में मेरा कमरा हवेली के ऊपर की मंजिल में सेट करवा दिया। मेरी माँ भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन लब उनके भी खामोश ही थे। मैं ऊपर के कमरे में चली तो गई थी, लेकिन ये भी सोच चुकी थी कि रात को नीचे अपनी माँ के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब लोग सो चुके थे तो मैं नीचे अपनी माँ के कमरे के पास खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी माँ का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे कुछ तसल्ली सी हो गई कि चलो अम्मी ने अच्छा किया कि दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। मैं तैयार होकर जब नीचे उतरी तो ये देखकर दंग सी रह गई कि मेरे दादा मेरी माँ के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा तो दिल धक से रह गया था। तो क्या वो रात भर मेरी माँ के साथ? मेरा तो सर बुरी तरह से चकरा गया था। मुझे लगा पूरी हवेली मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। मेरी माँ सिर्फ मेरी खातिर यहाँ रहने पर मजबूर थी ताकि मैं इज्जत से रह सकूं, और मेरी खातिर जो कीमत वो अदा कर रही थी, ये सोचकर तो मेरी रूह फना होने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब अपनी माँ को मज़ीद आजमाइश में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी माँ के कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। उसके बाद उन्हें एक गिलास दूध का दिया और मैंने कहा कि आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और वो दूध ज़बरदस्ती उन्हें पिला दिया। मैं दूध में नींद की गोली डाल चुकी थी, इसलिए दूध पीते ही अम्मी कुछ ही देर में सो गईं। मैंने जल्दी से अपनी माँ का एक लिबास अलमारी से निकाला और पहन लिया। दुपट्टा लेकर थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरा चेहरा साफ नज़र न आ सके।
मेरी शक्ल भी अपनी माँ से बहुत मिलती थी। मैं दादा के कमरे में चली गई। दादा के कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दादा यही समझे कि अम्मी आई हैं। मुझसे कहने लगे, मैं दवा खा चुका हूँ, अब मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारा, अब मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। दादा की सच्चाई मुझ पर खुल गई थी। मैं उनके पास चली गई। इसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा, मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी माँ मेरे सामने बैठी रो रही थी। दादा गुस्से से मुझे और मेरी माँ को देख रहे थे। मुझसे कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी ही पोती मेरे साथ ऐसा खेल भी खेल सकती है। मैं उदासी भरी नज़रें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी माँ समझकर ये कहा कि मैं उन्हें उनकी बात का जवाब हाँ में दूं। वो मेरी माँ की दूसरी शादी अपने भतीजे से करवाना चाहते थे। कहते थे कि मेरी माँ अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि मेरे बाप के नाम पर विधवा बनकर जिंदगी बसर कर ले, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मेरी भी शादी करने का इरादा रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो बीमार रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद मेरी माँ फिर से कहीं बेसहारा ना हो जाए। इसलिए अपने जीते जी वो मेरी माँ और मेरी शादी करवाना चाहते थे। इसलिए जब मेरी माँ उनके कमरे में उनको दवा देने जाती, वो मेरी माँ से अपनी इसी बात पर जिद करते थे। मेरी माँ मेरे पापा से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए दूसरी शादी पर राजी नहीं हो रही थी। मेरे दादा मुझे ताज्जुब से देख रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे मेरी माँ समझकर पूछा था तो साथ ही अपना लैंप ऑन कर दिया था। अम्मी के कपड़ों में मुझे देखकर वो आग बगौला से हो गए थे। जब मुझसे पूछा कि मैं अम्मी के कपड़े पहनकर क्यों आई हूँ, तो मैंने झुकते हुए उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो मैं सोच रही थी। मेरी बातें सुनकर दादा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उन्होंने मुझे इतने बुलंद आवाज में डांटा कि उनकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज गई। अम्मी भी उठकर दादा के कमरे में आ गईं। जब सच अम्मी को पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपने दादा के बारे में ये सब सोचते हुए। और अब मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ने मेरी माँ का निकाह अपने भतीजे से करवा ही दिया था। मुझे भी वो मेरी अम्मी से दूर रहने का इसलिए आदी बनाना चाहते थे कि ताकि जब वो उनकी शादी करें तो मैं ये बात दिल पर न लूं। मुझे खुद पर अफसोस तो होने लगा था। मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी, और जब सच सामने आया तो मैं खुद से ही शर्मिंदा होने लगी। सही कहा है किसी ने कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। इसलिए जो हमारी आंखें देखती हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। इसलिए बिना सोचे समझे किसी को कसूरवार ना ठहराएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।